गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन फ्लो मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। तो उसमें दो फॉर्म अपन देखेंगे मेनली, एक तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एक आपका एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे होगा एनर्जी पर यूनिट वेट dy प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसमें देखते हैं जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली इक्वेशन है उसमें देखा जाए यहाँ पे p क्या है आपका, p है आपका प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। क्या लेते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी है जिसको अपन बोला जाता है काइनेटिक प्रेशर। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन काइनेटिक प्रेशर। इसको बोला जाता है काइनेटिक प्रेशर और इस रो जी जेड को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर p + 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो z इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन इक्वली आपके काम की है, दोनों इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब अगर मैं अगर इसको ऐड कर दूं p + 1/2 रो v स्क्वायर, इन दोनों को, इसका मतलब अगर स्टैटिक प्रेशर को और काइनेटिक प्रेशर को ऐड कर दिया जाए तो ये जो दोनों प्रेशर मिलके जिसको बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैग्नेशन। क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें इसमें बर्नौली इक्वेशन में ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ये पिछली क्लास का आपको रिवाइज ही करवाया है। ये आपका है स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है, अब दो चीजें और आपको, एक दो चीजें आपको और बताता हूं। तो ये जो है आपको पता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है, तो अगर मैं p बाई रो जी, देखना एक बार इस इक्वेशन के अंदर अगर p बाई रो जी प्लस z, इसका मतलब ये आपका अगर प्रेशर हेड, ये आपका वेलोसिटी हेड, ये काइनेटिक एनर्जी हेड और ये आपका रेटम हेड, तीनों का समेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही आपकी बर्नौली इक्वेशन आपको बताती है। तो p बाई रो जी प्लस z, इसका मतलब प्रेशर हेड को और रेटम हेड को अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इस दोनों के समेशन को अपन क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। इसका भी आप ध्यान रखना। तो p बाई रो जी प्लस z का समेशन आपको क्या देगा, ये आपको देगा पीजोमेट्रिक हेड। तो आप बोल सकते हो समेशन ऑफ प्रेशर हेड एंड रेटम हेड इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बर्नौली इक्वेशन की थी, क्योंकि जितने भी अपन आगे जो सारे फ्लो मेजरिंग डिवाइस पढ़ेंगे उन सब में बर्नौली इक्वेशन का यूज होना है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया है। तो अब अपन आते हैं फ्लो मेजरिंग डिवाइस पे। देखिए, देख सकते हैं हेडिंग है फ्लो मेजरिंग डिवाइस। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, फ्लो को मेजर करेंगे। फ्लो को मेजर करेंगे इसका मतलब अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना, है ना, कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे या कितनी वेलोसिटी थी उस फ्लूइड की। क्योंकि अगर डिस्चार्ज की ओवरऑल में बात करूंगा तो Q इक्वल्स टू आपको पता ही है क्या होता है, मास फ्लो रेट, कितना इनलेट हुआ कितना आउटलेट हुआ, इन सारी चीजों में अपन फ्लो मेजरिंग डिवाइस से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो फ्लो मेजरिंग डिवाइस है वो है आपका वेंचुरीमीटर। क्या है, वेंचुरीमीटर। देखिए बच्चों, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर, उसके बाद पढ़ेंगे हम ओरिफिस मीटर, ओरिफाइस मीटर भी बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पिटोमीटर। तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेंचुरीमीटर। तो आपको बोला जाए कि वेंचुरीमीटर है क्या, तो आप बोल सकते हो इट इज ए फ्लो मेजरिंग डिवाइस, या फ्लो की जगह आप क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन आप लिख सकते हो डिस्चार्ज। इट इज फ्लो मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो किस काम आता है ये आपका वेंचुरीमीटर, फ्लो को मेजर करने के काम आता है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड क्या है, तो ये क्या है, इट इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, इट इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट, it is converging diverging instrument having a minimum cross section area, having a minimum cross section area known as throat। देखो ये आपका कैसा इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। इसका मतलब पहले वो कन्वर्ज होगा उस
वो डाइवर्ज होगा। तो जहां पे कन्वर्ज और डाइवर्ज, जहां पे कन्वर्जिंग एंड होगी और जहां पे डाइवर्जिंग स्टार्ट होगी, वहां पे कुछ एक मिनिमम एरिया होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोट सेक्शन बोलते हैं। उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, थ्रोट सेक्शन बोलते हैं। और ये जो आपका डिवाइस है, थर्ड पॉइंट अगर इसमें आपने देखा जाए तो इट इज एक्यूरेट डिवाइस। मतलब अगर दूसरा अगर बात करूंगा ओरिफाइस मीटर की बात करूंगा तो वो भी डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है, लेकिन ये जो मेजर करता है वो एक्यूरेट डिवाइस है। इसका मतलब उससे ज्यादा इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा किसकी रहेगी, वेंचुरीमीटर की एक्यूरेसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट क्या है, फ्लो मेजर करता है। दूसरा, इट इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए मिनिमम प्रोसेस एरिया इज नोन एज थ्रोट सेक्शन, थ्रोट एरिया बोल सकते हैं। और इट इज एक्यूरेट डिवाइस। ठीक है, तो कैसे मेजर करता है, इसको किसमें फिट कर देते हैं, पाइप के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो था केवल थ्योरेटिकल, लेकिन अब हम कैसे इसके वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, तो पहले तो होगा कन्वर्ज, तो फिर ये जो कुछ पार्ट है इसके बाद होगा डाइवर्स। ठीक है, ये पार्ट मिला हुआ है। ये कोई पाइप है जिसका एरिया अगर यहाँ से बात करूं, एरिया कितना है, A1 है, और इस सेक्शन के ऊपर जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। अगर प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2। एक चीज को ध्यान रखिए। और आपको देखना है जो कन्वर्जिंग एंगल है उसकी वैल्यू हमेशा डाइवर्जिंग एंगल से कितनी रहती है, ज्यादा रहती है। अगर मैं कन्वर्जिंग एंगल की बात करूंगा, ये वाला एंगल बात करूंगा तो 21 टू 25 डिग्री रहता है, और डाइवर्जिंग एंगल की बात करूंगा कितना रहेगा, 5 टू 7 डिग्री। इसका मतलब ये वाला डाइवर्जिंग वाला पार्ट कितना रहेगा, बड़ा रहेगा, और कन्वर्जिंग वाला पार्ट कितना रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, इन दो चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं इसमें, ये जो एरिया A1 है और ये एरिया आपका A2 है। अगर डेटम से हाइट की बात की जाए, इसकी डेटम से अगर हाइट की बात की जाए, ये यहीं पे आपका डेटम है, तो ये इसकी सेंटर लाइन थी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपकी कितनी है, Z1 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, मतलब आपने दो सेक्शन ले लिए इसके अंदर। एक सेक्शन लिया आपने ये वाला 1 1 और एक सेक्शन लिया ये 2। आपके पास दो सेक्शन है, we consider two section, one days and two days। आपने टू सेक्शन लिए। सिंपल सा करना क्या है आपको इसके अंदर, अब आप क्या करते हो, जैसे आपको वेंचुरीमीटर यूज करना है तो जो भी जिस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उस वेंचुरीमीटर को उस पाइप के अंदर फिट कर दो। जैसे ये फ्लो हो रहा था, उस पाइप को आपने बीच में से कट किया, वहां पे एक पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट वहां पे आपने अटैच कर दिया, राइट वाला पार्ट वहां पे अटैच कर दिया, तो वो सिंपल आपका वेंचुरीमीटर आपको बता देगा कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 डेज और 2 डेज में क्या अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1, और यहाँ पे सारी चीजें का प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर P1, एरिया A1, वेलोसिटी V1, और यहाँ पे एरिया A2, प्रेशर P2, वेलोसिटी P2। ठीक है, सारी चीजें आप देखते हैं। तो अगर मैं बर्नौली इक्वेशन का यूज करूँ तो P1 बाय ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z। पहले कंडीशन ले रहा हूं आइडियल कंडीशन। ये किस केस में है, आपकी आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन का मतलब आपको जो लॉस हो रहे हैं या जो फ्रिक्शन लॉस हो रहे हैं उसको आपने कंसीडर नहीं किया है। अगर लॉस को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे Z2 प्लस क्या आ जाएगा, HL आ जाएगा, है ना, हेड लॉस आ जाएगी। लेकिन अभी आपने हेड लॉस को कंसीडर नहीं किया है। अब आप खुद सोच के बताइए, एक चीज आप बताना मुझे कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी V1 है और इस जो स्मॉल एरिया है जो थ्रोट सेक्शन है वहां पे वेलोसिटी V2 है, तो अगर एक पाइप से हम फ्लो करा रहे हैं ज्यादा एरिया वाले पार्ट से कम एरिया वाले पार्ट में अगर कोई फ्लो होगा तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो वेलोसिटी V2 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, V1। तो वेलोसिटी आपको पता है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है V2 में, इसका मतलब वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो प्रेशर P1 पे ज्यादा रहेगा
तो वेलोसिटी v2 पे चल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यूज करके आगे बढ़ता हूं। इक्वेशन नंबर 1 थी। अब देखिए, पहले मैं इस वाले पार्ट को उधर लेके जाता हूं, केवल क्या करता हूं, वेलोसिटी वाले पार्ट को यहां पे रखता हूं, तो v1 स्क्वायर अपॉन 2g, इस v2 को इधर ले आता हूं, v2 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, यहां क्या था, मैंने v1 वाले वेलोसिटी हेड को रखा और यहां से वेलोसिटी को इधर लेके आ गया, और राइट साइड में कर देता हूं मैं, तो क्या बचेगा, एक तो p2 बाय rho, ठीक है, प्लस z2, और इधर से क्या आया वापस इधर बाहर की साइड, अगर देखें माइनस अगर लगा लूं मैं, तो p1 अपॉन rho g और आपका माइनस z, यही होगा। मैंने क्या किया, इसमें वेलोसिटी v2 वाले पार्ट को इधर ले आया और इन दोनों को एक तरफ लेके आया। ठीक है, तो ये देखिए, यहां से मैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 2g तो कॉमन है, 1/2g कॉमन था, इक्वल टू, अब इसको मैंने लिखा p2 बाय rho g प्लस z2, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा p1 बाय rho g प्लस z। ऐसा लिख सकता हूं मैंने क्या किया, देखो p2 बाय rho g प्लस z2 माइनस p1 बाय माइनस कॉमन ले लिया, इसमें p1 बाय rho g प्लस z। और आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर प्रेशर हेड और डेटल हेड को ऐड कर दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। इसका मतलब ये जो p2 बाय rho g है, ये आपका पीजोमेट्रिक हेड है, कहां पे 1 पे, और ये आपका सॉरी 2 पे, और ये पीजोमेट्रिक हेड कहां पे है, 1 पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों हेड का डिफरेंस ही तो है। अगर देखा जाए तो ये पीजोमेट्रिक हेड 2 पे, ये माइनस पीजोमेट्रिक हेड 1 पे, तो हेड में से हेड में माइनस करूंगा तो इन दोनों का जो आएगा वो एक हेड ही तो आएगा, h। तो इस h को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरिन मीटर, डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरिन मीटर। ठीक है, और इधर से अपन देखेंगे तो आपके पास आया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू क्या आ गया, h, या जो भी डिफरेंशियल है h था। और अगर मैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं, इस वैल्यू निकालना चाहूं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2gh। ठीक है, तो ये आपका एक फंडा तो ये आ गया। अब आपको पता होगा, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, तो अपन पहुंच गए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh पे पहुंच गए। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि q होता है, जो q थ्योरेटिकल मतलब जो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जब आपने इसी को कंसीडर मतलब लॉस को आपने कंसीडर नहीं किया, उस टाइम डिस्चार्ज होता है a1 b1। अगर ये 1 पे a और b हो, ए भी होगा, क्योंकि ये तो किस केस में, किसी भी केस में अगर आपको देखा जाए तो थ्योरेटिकल कितना होगा, ए बी। तो अगर मैं किसी भी सेक्शन की बात करता हूं, तो अगर a1 b1 a2 b2 बराबर होना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने सबने पढ़ी है कि a1 b1 a2 b2 होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे एरिया कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और कहीं पे वेलोसिटी कम होगी तो वहां पे एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो a1 b1 a2 b2, तो यहां से अगर मैं b1 की वैल्यू निकालूं, इस फंडे से अगर b1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी, q थ्योरेटिकल अपॉन a1, और यहां से अगर b2 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, q थ्योरेटिकल अपॉन a। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, b1 की से क्या पुट करूंगा, q थ्योरेटिकल का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे b1 का स्क्वायर है, माइनस q2 है तो q थ्योरेटिकल का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस 2 आपके पास क्या है, 2gh। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर मैं q थ्योरेटिकल का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन a1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, तो यहां से अगर आपको इसमें से अगर मैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉमन ले लूं
a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना आएगा a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर। अब तो बच्चों मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स का सॉरी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स है वो तो कंप्लीट होगी, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ गया, अभी मैथमेटिक्स आ गई। q थ्योरेटिकल की आपको वैल्यू निकालनी है, q थ्योरेटिकल का स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2gh, और इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है यहाँ पे कहाँ आ जाती है डिवाइड में, a2 स्क्वायर माइनस आपको वैल्यू निकालनी है थ्योरेटिकल की, तो q थ्योरेटिकल कितना होगा, q थ्योरेटिकल इक्वल्स टू कितना होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2gh अपॉन a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। तो q थ्योरेटिकल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर का स्क्वायर है तो अंडर रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो a1 a2 और अंदर कितना बच जाएगा, एक तो आपका 2gh और एक बचेगा a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। बच्चों ये क्या है आपके पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो ये आपका किस केस में, वेंचुरी मीटर के केस में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, ठीक है। अब ये तो है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, लेकिन अभी आपको h की वैल्यू निकालना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो h की वैल्यू है जो अपन पढ़ा था अभी डिफरेंशियल है, h क्या था इसके अंदर डिफरेंशियल है। अब इस h की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार अपन पीजोमीटर यूज करते हैं h की वैल्यू निकालने के लिए, और कई बार मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी जो रनिंग फ्लूइड है उससे ज्यादा रहती है, कई बार कम रहती है, तो उस केस में आपको अलग-अलग पीजोमीटर यूज करने पड़ेंगे इस h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी अपना जो मेन काम है वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अगर मैं वेंचुरी मीटर के साथ अगर सबसे पहला जो केस करूंगा तो मैं क्या करता हूं, तो आपका थ्योरेटिकल अगर पूछा जाए आपसे कितना ही होगा, अब इस h की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, देखो अगर कोई भी वेंचुरी मीटर देगा तो आपको वेंचुरी मीटर किसने बनाया, अगर अपन उसको यूज कर रहे हैं इसका मतलब एरिया की वैल्यू अपने को पता होगी। अगर डिफरेंशियल हेड की वैल्यू अगर आपको दे दे तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नंबर फर्स्ट केस करते हैं। अब आपको क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेंचुरी मीटर विद पीजोमीटर, तो आपने क्या किया वेंचुरी मीटर के साथ एक पीजोमीटर अटैच कर दिया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखो ये वेंचुरी मीटर है, ये इसकी सेंट्रल लाइन, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक केस आपने ये लिया था, एक केस लिया था आपने ये था। तो जो दो सेक्शन आपने प्रीवियस केस में दिए थे उसमें आपने इन दोनों केस में आपने क्या किया, चलो इसको यहाँ से सेंट्रल लाइन तक ले लेते हैं, सेंट्रल लाइन यहाँ पे आपने पीजोमीटर का यूज करना है, पीजोमीटर की हेल्प से, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला आया है किसी थ्योरेटिकल का फॉर्मूला आपके पास है a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। तो आपको इस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने केस किया इसके अंदर वेंचुरी मीटर के साथ क्या केस किया, आपके पास पीजोमीटर, और पीजोमीटर की हेल्प से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा h की, और अगर आपको h की वैल्यू मिल गई तो आप थ्योरेटिकल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए पीजोमीटर आपको पता है कैसा डिवाइस है, वन साइड क्या रहता है ओपन रहता है, और दूसरी साइड जहां से आपको प्रेशर मेजर करना होता है वहां उसको आप अटैच कर देते हो, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर कोई भी रनिंग फ्लूइड होगा, आप इसके अंदर किसी भी टाइप का मैनोमेट्रिक फ्लूइड या कोई भी दूसरा फ्लूइड यूज नहीं करते, ये केवल किस रीडिंग बताता है जो आपका फ्लूइड रनिंग फ्लूइड है उसके अंदर जिसकी आपको प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, उसी को आप यूज करना है। तो देखिए अब जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे यहां अगर देखें हम यहां पे इस केस में वेलोसिटी कौन सी ज्यादा थी, v2 ज्यादा थी v1 से, और प्रेशर p1 पे ज्यादा था p2। अगर प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा तो फ्लूइड की हाइट है तो इस पीजोमीटर में ज्यादा होगी, इस
C1 के केस में, और यहाँ पे पीजोमीटर में जो हाइट होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। इसी को सेंट्रल लाइन ले लेते हैं, ये वाली, ये आपके पास है Z1 और ये कितना है Z, तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना होगा, Z2 माइनस Z, और ये जो हाइट है मान लो ये रही मैंने x, ये रही x, और इसमें ज्यादा फ्लूइड क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था तो कुछ फ्लूइड इसमें फ्लूइड की हाइट ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा होने से, तो सिंपल था जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करने बताए थे पीजोमीटर की, तो अब कैसे सोल्व करते हैं, अगर यहाँ पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, मान लो यहाँ पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो आप अगर आप यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है तो ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सारी वैल्यू इसमें अगर P1 पे जैसे प्रेशर फाइंड आउट करना है, जैसे आपको ये है आपका P1 और ये क्या है P2, तो अगर P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैसे करोगे, पहले आप गए ऊपर की साइड कितना है rho g x, फिर कितना है rho g y, और ये डिफरेंस देखो कितना है Z2 माइनस Z1 है, तो उसकी अपन rho g Z2 माइनस, प्रेशर P1 आ गया। अगर इसी रीडिंग में अपन अगर प्रेशर P2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो P2 की वैल्यू कितनी होगी, rho g x, क्योंकि फ्लूइड है ये कहां तक गया है x तक गया है, तो P2 की वैल्यू कितनी होगी rho g x। तो P1 और P2 की अगर आपने वैल्यू निकाल ली तो आप इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, डिफरेंशियल हेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डिफरेंशियल हेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, P1 P2 करने के लिए सबसे पहले अगर P1 P2 करते हो, ये इक्वेशन मान लो आपने 1 ले ली, ये इक्वेशन 2 ले ली, तो 1 में से आप 2 माइनस करते हो तो P1 P2 करोगे तो rho g x वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां होगा आपके पास rho g y प्लस rho g Z2 माइनस rho g Z1, ठीक है। अब देखिए rho g से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, अगर पूरी इक्वेशन में इस इक्वेशन में पूरी में rho g से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा P1 बाय rho g माइनस P2 बाय rho g इक्वल्स टू इधर बचेगा y प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है। Z2 और Z1 को दोनों को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो ये Z2 है वो तो क्या हो जाएगा माइनस का, और Z1 किसका प्लस का, तो P1 बाय rho g प्लस Z1 माइनस P2 बाय rho g, ये जो Z2 है ये भी देखो इधर आके किसका होगा माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो प्रेशर हेड और डेटम हेड के समेशन को ये लोग क्या बोलते थे पीजोमेट्रिक हेड, तो ये पीजोमेट्रिक हेड 1 है और ये पीजोमेट्रिक हेड 2 है, तो दोनों का जो डिफरेंस था उसी को अपन क्या बोलते थे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल हेड h की अगर वैल्यू की बात करें हम तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से y आ जाएगी, h की वैल्यू y आ जाएगी। तो आपने जो q थ्योरेटिकल का फॉर्मूला पढ़ा था q थ्योरेटिकल a1 a2 अंडर रूट 2g h का h इक्वल टू क्या है y, यहां पे आप क्या पुट कर दो y a2 स्क्वायर माइनस, तो ऐसे अपन वेंचुरी मीटर विद पीजोमीटर, तो आपने पीजोमीटर का यूज करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इससे इजीली इस डिफरेंशियल हेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो डिफरेंशियल हेड जितना भी आया आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो आपका थ्योरेटिकल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला केस था। अगर सेकंड केस देखते हैं अपन वेंचुरी मीटर विद मैनोमीटर, सेकंड केस में हम देखते हैं वेंचुरी मीटर विद मैनोमीटर। देखो मैनोमीटर मैंने आपको बताया था दो टाइप के मैनोमीटर बताए थे, मैंने आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बताया था, जिसमें एक आपको बताया था U2 मैनोमीटर और दूसरा बताया था डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इसके अंदर मैं U2 मैनोमीटर का यूज करूंगा, और देखिए
ये आपके पास पहले सबसे पहले आपको किसी भी अगर आप इसके एप्लीकेशन देख रहे हो या हेड की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा आपको वेंचुरीमीटर का। ये वेंचुरीमीटर बनाया आपने। हर बार जब भी मैं डायग्राम बना रहा हूं आप खुद देख सकते हो ये जो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग का एंगल मैं हर बार ज्यादा रख रहा हूं और डाइवर्जिंग का एंगल हर बार कम रख रहा हूं। मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि जो कन्वर्जिंग का थीटा है कितना रहता है 21 to 25। जब आप वेंचुरीमीटर को डिजाइन करते हो तो डिजाइनिंग से आपको डाटा मिलता है और डाइवर्जिंग का थीटा डाइवर्जिंग की बात करता हूं तो रहता है 5 to 7 डिग्री। तो देख सकते हो ये वाली जो कन्वर्जिंग लेंथ होगी वो हमेशा डाइवर्जिंग लेंथ से कितनी रहती है, कम रहती है ना। तो मैं डिजाइन डाटा बताऊंगा उससे मैं आपको बता दूंगा कि जो डायमीटर मेजरमेंट उसमें भी कुछ चीजें आपको देखनी है क्या क्या दोनों में डिफरेंस रहता है। तो देखिए अब हम करते हैं वेंचुरीमीटर विद मैनोमीटर। तो आपने क्या किया, ये आपके पास दो सेक्शन है, एक सेक्शन आपका यहाँ था और दूसरा सेक्शन ये था। तो दोनों से अगर आपको करना क्या होता है, मैनोमीटर का एक जो YouTube मैनोमीटर है उसका एक पार्ट आप यहाँ पे अटैच कर दो, इस वाले पार्ट के ऊपर। तो एक पार्ट आपने यहाँ पे अटैच कर दिया और दूसरा पार्ट आपने यहाँ अटैच कर दिया सेकंड वाले सेक्शन। पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे अटैच कर दिया क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में जो प्रेशर हेड चाहिए या जो डिफरेंशियल हेड चाहिए, तो जहां आपको डिफरेंस दोनों में जो डिफरेंशियल हेड चाहिए वहां पे आप एक पार्ट यहाँ पे लगा दो, दूसरा एंगल यहाँ पे आपने अटैच कर दिया। अब देखिए इसके अंदर अपन हमेशा मैनोमीटर के अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं। मैनोमीटर के अंदर अपन मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं। तो आप कुछ सोच के बताइए कि यहाँ पे प्रेशर यदि P1 था, P1 की वैल्यू हाई है और P2 है, उस P2 की वैल्यू कम है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, लो थी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, हाई थी। तो यहाँ पे वेलोसिटी लो है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा तो आपको पता होगा इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड की जो डेप्थ होगी वो आपको नॉर्मल, अगर जब मैं इस जो आपका वेंचुरीमीटर था अगर उसको मैं यूज नहीं करता हूं, नॉर्मल देखता तो मुझे जो ये मैनोमीटर कैसा दिखाई देता, उसके अंदर यहाँ पे उस अगर मैनोमीटर फ्लूइड में रखता तो उसकी हाइट थी वो दोनों की क्या रहती, सेम रहती। ऐसे आपको वेंचुरीमीटर आपको सॉरी मैनोमीटर आपको दिखाई देता है ना। लेकिन अभी आपने जैसे ही इस वेंचुरीमीटर के साथ अटैच किया है तो अगर यहाँ से प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ से प्रेशर कम होगा तो आपको क्या क्या कैसा दिखेगा, इसकी हाइट है वो एक तरफ से तो ये मैग्नेटिक नीचे की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ हाइट इसकी बढ़ेगी, है ना। तो देखो इसका कुछ जो शेप है आपको ऐसा दिखेगा। ये मेरा मैग्नेटिक फ्लूइड है रो ए, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो ए। इसकी हाइट ऐसे आपको इंक्रीज होगी और जो ब्रेक पेन है इस ब्रेक पेन से मैं आपको जो शो कर रहा हूं जो आपका फ्लूइड जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है इसके अंदर ये है। ठीक है, अगर हाइट लो तो इस हाइट को अगर मान लो मैंने नाम दे दिया कितना x, और अगर पैटर्न से बात करें इन दोनों में जो गैप होगा हर बार की तरह कितना रहेगा z2 z1, और ये जो डिस्टेंस है उसको दे दो आप y, ये कितनी है। तो सेम जैसे अपने पहले सॉल्व किया था, अगर आपको P1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, P1 में अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये कितना है, ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। इसकी जो फ्लूइड इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है और जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। और आपको इसमें देख सकते हो आप क्योंकि अगर ये फ्लूइड नीचे की तरफ है तो रो एम जो डेंसिटी हो मैग्नेटिक फ्लूइड वो ज्यादा है इससे जो आपका रनिंग फ्लूइड है उससे। तो अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं P1 में नीचे की तरफ आऊंगा, जब P1 में नीचे की तरफ आऊंगा तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी P1 के अंदर वो कौन सी आएगी, रो जी y की ये वाली वैल्यू कितनी है, y। तो P1 प्लस रो जी y, फिर और नीचे आया कितना है x,
प्लस ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ आपको पहले। अब इसके साथ आपको डिफरेंशियल हेड की वैल्यू निकालनी जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो रो जी एक्स फिर यहाँ तक पहुंचे और यहाँ तक पूरा सेम है दोनों को, इसको लेना कोई जरूरी नहीं है। तो एक्स में ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ आएंगे तो माइनस होगी। जब अपन इस मैनोमीटर में नीचे की तरफ जाएंगे तो आप सारी वैल्यू पॉजिटिव लोगे और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव माइनस। अब देखो ये वाला जो फ्लूइड है यहाँ पे रनिंग फ्लूइड है या आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। यहाँ पे जो रो एम आएगा जी इनटू एक्स माइनस रो जी वाई माइनस रो जी z2 माइनस z1 इक्वल टू क्या है। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में आप चाहे तो पहले आप डिवाइड कर दो इसका, रो जी का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में। तो रो जी का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, पहले देखो कुछ सेम है, ये रो जी वाई से कैंसिल हो जाएगा और कुछ बस और है नहीं, तो आप रो जी से डिवाइड कर दो। रोजी यहाँ से भी कैंसिल होगा, जहाँ भी रोजी, क्योंकि अब क्या ये रो कैंसिल होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फ्लूइड है वो ये क्या है, जो आपका जिस फ्लूइड का आप ऑपरेशन डिजाइन करना था वो है। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग रहती है। माइनस z2 माइनस z1 इक्वल टू क्या होगा p2 बाई। अब इस p2 को इधर लेके आ जाते हैं, p1 बाई रो जी प्लस देखो माइनस z2 माइनस z1, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो z1 किसका हो जाएगा प्लस का, तो मैं यहां लिख देता हूं। फिर p2 बाय रो को इधर की साइड लेके आऊंगा तो ये किसका होगा माइनस का, तो ये z2 वो भी माइनस का है तो माइनस में को मैं ले लिया तो यहां पे प्लस z2 लिख सकता हूं। इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा रो m बाय रो x, ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपको पता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये पीजोमेट्रिक हेड 1, ये पीजोमेट्रिक हेड 2, तो डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड सेक्शन 1 2 इक्वल्स टू नोन एज डिफरेंशियल हेड। और इसकी वैल्यू अगर मैं x यहां से कॉमन ले लूं तो कितनी आ जाएगी रो m बाय रो माइनस 1, तो यही आपका x। तो जो फार्मूले में क्यों थ्योरेटिकल था, जहां पे आपको क्यों थ्योरेटिकल गिवन था, वो क्यों थ्योरेटिकल की जो वैल्यू थी जहां पे x था 2g x कितना आपको निकाल के फॉर्मूला पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। और अगर आपको x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाते हो, रो m और रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे डिफरेंशियल हेड। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि रेंज मीटर मैनोमीटर एकदम इजी सा है, ये चीज तो आप पहले ही कर चुके हो। बस आपको करना क्या है, रेंज मीटर के जिस सेक्शन पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, इस मैनोमीटर का एक पार्ट आप वहां पे टेस्ट कर दो, दूसरा जो आपका थ्रोट सेक्शन था वहां पे टेस्ट कर दीजिए। और सिंपल सा जो आप मैनोमीटर से सॉल्व करते थे वैसे p1 बाय रो जी और p2 बाय रो जी की आप वैल्यू निकाल लीजिए। अगर दोनों की आप वैल्यू निकालोगे तो आराम से आपकी डिफरेंशियल हेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी केस में अब ये तो था आपका जो मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड था उसकी डेंसिटी अगर ग्रेटर देन अब देखो ये केस तो ऐसा था कि आपके पास रो m, जब रो m ग्रेटर देन रो, यही अगर अपने पास रो की वैल्यू और रो m से कम हो, रो m मतलब जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है वो अगर कम हो, इससे अपने जो रनिंग फ्लूइड जिसकी आपको प्रेशर निकालना है अगर उससे कम होगी, तो देखो क्या होगा, यही जो आपने सेटअप लगाया है वो सेटअप कैसा हो जाएगा। अगली बार इस मैनोमीटर को कैसे यूज करेंगे, इन्वर्टेड मैनोमीटर होगा, है ना। तो जैसे अपन ने ये वाला सेक्शन यहां पे लगाया था, अगली बार इस सेक्शन को उठाएंगे और मान ले जाएंगे ऊपर की साइड। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो फ्लूइड आपको पता होगा। अगर जैसे आपने ऑयल का देखा होगा, जब वाटर के साथ अपन ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल ऊपर की तरफ क्यों आ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होगी उस फ्लूइड को हमेशा ऊपर की तरफ, तो इस मैनोमीटर को अपन क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे। और इन्वर्टेड करने से
क्या डिफरेंस आएगा। ये सारी चीजें वैसी की वैसी आएगी, लेकिन जो h का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा h का फॉर्मूला, x बेसिकली वैसे ही रहेगा 1 माइनस रो अपॉन रो m हो जाएगा। ठीक है, उसके फॉर्मूले में आप ऐसे रो m बाय रो, तो जैसा पहले फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो जो वैल्यू पहले रो m बाय रो माइनस 1 थी, अब की बार क्या हो जाएगी 1 माइनस रो m बाय रो। क्यों? क्योंकि सिंपल सा आपने किया क्या, बस इन्वर्टेड ही किया है और सारी कोई चीज वैल्यू चेंज थोड़ी होगी। तो केवल जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें आपको पहले जैसे x आ रहा था, तो अब की बार क्या आएगा माइनस x आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहां से अगर इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो फॉर्मूला वो सेम रहेगा। तो ऐसे अपन अगर रो m की वैल्यू या डेंसिटी हो मैग्नेटिक फ्लूइड अगर आपकी कम हो तो आप कैसे वैल्यू निकालो डिफरेंशियल वैल्यू, तो आप इजीली से कर सकते हो। तो अभी तक आपने तीन टाइप के पढ़े, h तीन टाइप के पढ़ लिए। पहला केस था जब आपने पिजोमीटर यूज किया तो h x आया। सेकंड में आपने क्या यूज किया था, मैनोमीटर यूज किया था नॉर्मल, तब h क्या आया था x रो m बाय रो माइनस 1। और तीसरा जब आपने इन्वर्टेड मैनोमीटर यूज किया तो h की वैल्यू कितनी आई x 1 माइनस रो m बाय। तो इन तीन केस के अलावा चौथा आपसे कोई भी पूछेगा तो अगर h की वैल्यू डिफरेंशियल हेड की वैल्यू आप इन तीनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर डिफरेंशियल हेड की वैल्यू आप थ्योरेटिकल जो आपके पास डिस्चार्ज था इसमें पुट करोगे a1 a2 जो भी हमने फॉर्मूला डेराइव किया था a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, तो यहां से जो भी h की वैल्यू आएगी, जो भी h की वैल्यू आएगी, इस h की वैल्यू को आपको कहां पुट करना है इस फॉर्मूले में, और उस फॉर्मूले की हेल्प से आप थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वेरियोमीटर। लेकिन अभी तक जो अपन ने एनालिसिस किया है वो कैसा एनालिसिस था, थ्योरेटिकल एनालिसिस था। और आपके एग्जाम में कई बार क्या पूछा जाता है कि आप हेड लॉस को कंसीडर करके बताओ, क्योंकि थ्योरेटिकल जब लेते हैं, जब अपन फ्रिक्शन लॉसेस जो भी होते हैं उनको अपन नेग्लेक्ट करते हैं। तो अब की बार मैं जब इसका एक्चुअल एनालिसिस करूंगा तो थ्योरेटिकल हेड जो था उसके अंदर मैं हेड लॉस को, फ्रिक्शन लॉस को मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। फ्रिक्शन लॉस को कंसीडर करते हैं तब देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। हम करते हैं एक्चुअल एनालिसिस, अभी था थ्योरेटिकल। इसका मतलब अब की बार HL है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। आपने जो फ्रिक्शन लॉस लिया था, जो भी हेड लॉस हुए थे, उसको आपने पिछली बार कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब की बार आपको कंसीडर करना है। स्टार्ट करते हैं बर्नौली इक्वेशन से। बर्नौली इक्वेशन पर वेट है v2 by rho 0 plus v2 square by 2g plus j। अब आप कुछ सोच के बताइए, जब ये आपके पास अगर कोई पाइप है, वेरियोमीटर था उसका तो कैसा लगेगा, तो यहां से अगर इस सेक्शन से ये 1 डेज से अगर 2 डेज तक पहुंचेगा तो किसी पाइप के थ्रू पहुंचेगा ये। अगर पाइप के थ्रू पहुंचेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी थी फर्स्ट सेक्शन पे और जो सेकंड सेक्शन पे एनर्जी थी, जब पाइप की वजह से कुछ लॉस होगा तो एनर्जी यहाँ पे 2 में कम होनी चाहिए। इसका मतलब 2 में जो वैल्यू है उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन लॉस ना, या हेड लॉस, या हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तीनों चीजें बोल सकते हैं अपन। तो कुछ एक चीज और होगी सेकंड वाले पार्ट में, वो क्या होगी, हेड लॉस। तो अब हेड लॉस को अपन कंसीडर करते हुए पूरा का पूरा डेरिवेशन अपन दोबारा अपने करना पड़ेगा, क्योंकि ये HL जब आप एक्चुअल डिस्चार्ज पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का कितने टाइम से। तो एक चीज और कंसीडर करनी पड़ती है, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CG। उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखते हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सारा जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो v1 by rho g, पहले मैं v1 स्क्वायर by 2g, ये तो मैं एक बार आपको बता चुका हूं, ये जल्दी मैं आपको करवा देता हूं। इक्वल्स टू एक होगा आपके पास
P2 by rho g प्लस Z2 और ये होगा माइनस P1 by rho g प्लस Z2। इस इक्वेशन को जैसा था मैंने पहले केस में किया था आपने V1 वाले पार्ट V2 वाले पार्ट को इधर लेके मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हेड है उनको मैं एक तरफ लेके आ गया, प्रेशर और वेट हेड को एक तरफ लेके आ गया। इसके साथ अपनी बात एक चीज को ऐड हो गया है H हेड। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे अपन V1 माइनस V2 की वैल्यू निकालेंगे। अब की बात से पहले अपन ने क्या किया था, V1 स्क्वायर माइनस 2g माइनस V2 स्क्वायर बाय 2g किया था। अब की बार अपन V2 माइनस V1 करते हैं, इस HL को इधर लेके जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। की बार अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय 2g माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g, तो ये कितना आ जाएगा P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, तो माइनस कितना हो जाएगा H। तो इसी को अपन क्या बोलते थे, डिफरेंशियल रेट बोलते थे H। तो अगर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर by 2g की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी बार H माइनस, आपकी बार एक चीज आपको और लिखनी पड़ेगी, वो क्या होगा HL हेड लॉस। ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला था Q थ्योरेटिकल का, तो Q थ्योरेटिकल का जो भी फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला पहले आया था Q थ्योरेटिकल इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट 2g, h की बात बाद में करेंगे, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो h होगा, h की जगह की बात क्या आएगा h माइनस h। मतलब जहाँ पे डिफरेंशियल रेट h था, इसमें से एक चीज और माइनस होगी, वो क्या है, वो है आपका HL हेड लॉस। क्योंकि अब की बार अपने हेड लॉस को क्या किया है, देखो पूरी इक्वेशन में हेड लॉस को कंसीडर किया है, तो सारा ये दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, केवल h की जगह पे आप कर दीजिए HL पुट कर दीजिए। अब अगर पूरी इक्वेशन को मैं अंडर रूट h से मल्टीप्लाई और अंडर रूट h से डिवाइड करता हूं, क्यों कर रहा हूं, उसका भी रीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि Q एक्चुअल और Q थ्योरेटिकल में रिलेशन निकाल पाऊं कुछ ना कुछ। अब ये बताइए कि ये जो है, अगर मैंने HL को कंसीडर कर लिया है, हेड लॉस को कंसीडर कर लिया, तो क्या ये Q थ्योरेटिकल बचेगा कि Q एक्चुअल हो जाएगा? क्योंकि जब आपने हेड लॉस को कंसीडर कर लिया तो ये Q थ्योरेटिकल नहीं बचेगा, अब ये क्या हो जाएगा Q एक्चुअल हो जाएगा, Q एक्चुअल। क्योंकि जैसे एक्चुअल का मतलब जब आपने हेड लॉस कंसीडर कर लिए तो आपको उसमें फ्लो है वो एक्चुअल डिस्चार्ज मेजर होगा, हेड लॉस तो माइनस हो जाएगी। तो अगर अंडर h को मैं ऊपर नीचे डिवाइड किया मैंने इसके अंदर 2g h माइनस HL, इसमें अंडर रूट h को मल्टीप्लाई कर, सॉरी अगर अंदर करूंगा पूरी इक्वेशन में, वैसे तो हम पूरा इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर की साइड करोगे तो उसमें केवल h को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी और एक आएगा A2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, h से देखो ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब A1 A2, इस 2g और h को मैं एक साथ रख रहा हूं, 2gh और नीचे आपका A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, और इस वाले पार्ट को मैं बाहर ले रहा हूं, वो क्या है अंडर रूट h माइनस HL अपॉन h। देखो h माइनस HL अपॉन h को मैंने बाहर रख दिया और अंडर रूट 2gh अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या था, ये तो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज था, मैंने इसलिए h से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है क्योंकि जो पार्ट आपका आया थ्योरेटिकल वाला फॉर्मूले में Q थ्योरेटिकल वैसे ही रहे, जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहे। तो ये h माइनस HL, अब की बार आपके पास Q एक्चुअल आया है, वो है Q एक्चुअल इक्वल्स टू Q थ्योरेटिकल अंडर रूट h माइनस HL अपॉन h, और इस h माइनस HL अपॉन h को ये अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहती है, CD की वैल्यू कितनी रहती है, लेस देन 1 रहती है, क्योंकि अगर 1 के बराबर होगी तो इसका मतलब डिस्चार्ज तो है ही ना, वो इक्वल ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा, क्योंकि एक्चुअल डिस्चार्ज है वो हमेशा थ्योरेटिकल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस हुए हैं उसके अंदर तो वो डिस्चार्ज तो कम ही होगा। तो CD की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसकी वैल्यू अगर नियर की बात की जाए तो 0.98 से 0.99 तक रहती है। तभी अपन बोलते हैं कि वेंचुरोमीटर है वो एक्यूरेट डिवाइस है
अगर ओरिफिस मीटर की बात करेंगे तो उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा इसकी डिस्चार्ज की। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है वेंचुरीमीटर के अंदर। अब एक टॉपिक इसमें और पूछा जाता है एरिया रेशियो वेंचुरीमीटर के अंदर। एरिया रेशियो जिसको अपन डिनोट करते हैं ए आर। एरिया से एरिया और रेशियो से अपन ने क्या किया आर ले लिया, तो ए आर एरिया रेशियो। ये सिंपल सा किसी भी एरिया रेशियो की बात करें तो एरिया रेशियो होता क्या है। अब एरिया रेशियो तो किसका रेशियो होगा एरिया का ही होगा। तो एरिया दो टाइप के एरिया आपको देखने को मिला इसमें, एक तो एरिया ऑफ पाइप तो नॉर्मल आपके पास पाइप थी उसका एरिया, और दूसरा थ्रोट सेक्शन का एरिया ऑफ थ्रोट सेक्शन। तो दोनों का जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोलते हैं एरिया रेशियो। ठीक है, तो जहां पे अब आपने जो Q एक्चुअल की वैल्यू निकाली वो देखो Q एक्चुअल कितना CD into Q थ्योरेटिकल। Q थ्योरेटिकल आपका था 2GH A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, और एक चीज इसके साथ यहां क्या थी A1 A2। यहां से अगर मैं तो एरिया ऑफ पाइप क्या था A1 और एरिया ऑफ फ्लोर क्या था A2। तो पूरी इक्वेशन में अगर मैं A2 इसमें से कॉमन ले लेता हूं, अगर यहां से मैं A2 कॉमन ले लेता हूं A2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 1 माइनस A1 अपॉन यही आएगा। तो यहां से मैंने A2 कॉमन ले लिया तो A2 तो यहां तो क्या 1 माइनस A1 बाई A2 का स्क्वायर। इस A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं एरिया का स्क्वायर। इस A2 को जाओ तो बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस एरिया रेशियो का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में एरिया रेशियो दे दे तो एरिया रेशियो का यूज करके भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतना ही है आपके इसके अंदर वेंचुरीमीटर में। डिजाइन, अगर डिजाइन की बात करें अपन डिजाइन का थोड़ा स्टेप लेते हैं। ये देखो ये आपके पास पाइप, यहाँ पे आपका कन्वर्जिंग सेक्शन, ये आपका डाइवर्जिंग सेक्शन। ये ना पेट्रोलियम और सिविल दोनों में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि डिजाइन तक आपको नहीं जाना है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे वाइवा में पूछ ले कि अगर आपने डिजाइन किया हो वेंचुरीमीटर से, अगर प्रैक्टिकल किया है तो वैल्यू बताओ, तो ये जो वैल्यू रहती है कितनी रहती है 21 टू लेके 25 डिग्री है ना कन्वर्जिंग सेक्शन का जो एंगल है। तो डाइवर्जिंग सेक्शन देखो ये रहता है 5 टू 7 डिग्री। तो इसके अलावा अगर इसका डायमीटर D1 है और इस थ्रोट सेक्शन का जो डायमीटर D2 है ना, तो इन दोनों में भी रिलेशन है। जो D2 है तो D2 की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहेगी D1 by 3 टू D1 by 3 है ना। D1 by 3 से लेके D1 by 2 तक इसकी वैल्यू रहती है ना। जैसे आप सिंपल सी बात है, अगर D1 आपका जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर है तो आपका D2 की वैल्यू कितनी रहेगी 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा लगभग 33.33 और 256। तो लगभग आपका D2 कितना आएगा इतना। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एग्जांपल लिया है हमने, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप ये लिख के आ जाओ। तो D1 और D2 लिए ऐसा है। तो ये आपका वेंचुरीमीटर है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन ओरिफिस मीटर के बारे में पढ़ेंगे।